पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है, वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। गाड़ी के पहिए चरचराए और उसका इंजन खामोश हो गया। एक बार फिर तैयारे के परों से आतिशी लकीरें निकली और कार में हल्का सा धमाका हुआ और धुएं का कसीफ मरगोला फिजा में बुलंद हो गया। मुझे यकीन था कि इस बार गोलियां रेडिएटर में प्युसत हो गई होंगी, क्योंकि पानी की सनसनाहट भी सुनाई दी थी। तैयारा खौफनाक गर्ज के साथ मेरे सर पर से गुजरता हुआ अब ऊपर उठ रहा था। मैं उसे अपनी तकदीर की खूबी या खराबी ही कह सकता था कि अब तक मैं उसके तमाम हमलों से बच गया था। एक बार फिर मैंने संभल कर कार को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब वो झटके ले लेकर आगे बढ़ रही थी। मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि वह शदीद ज़ख्मी हो गई है। इस अंदाजे के बाद मेरे होशो हवास ज़रा कुछ और मुतासर हो गए। एक बार फिर तैयारे ने गोता लगाया तो लैंड रो का इंजन गोलियों का शिकार हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तैयारे के अलावा जंगल में और लोग भी बिखरे हुए हैं जो मेरी जान के ख्वाह हैं। खुदा गारत करे इन तमाम लोगों को जिन्होंने एक मासूम और बेगुनाह को उस मुसीबत में फंसा दिया था। मैं फुर्ती से लैंड रो के दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल कर नीचे छलांग लगा दी। खारदार झाड़ियों ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे हाथों और पाँव को बुरी तरह छील दिया था। बदन के खुले हुए हिस्सों में तो जैसे आग ही लग गई और मैं बुरी तरह लड़खता हुआ दूर तक चला गया। मैं लड़कते हुए झाड़ियों को पकड़ने की कोशिश भी करता रहा और इस सिलसिले में ये कोशिश मेरी ज़िंदगी की जामन ही साबित हुई, क्योंकि झाड़ी के आखिरी सिरे पर एक गहरी खाई नज़र आ रही थी। दफतन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और कार की टैंकी के चीथड़े उड़ गए। मैं दहशतज़दा निगाहों से उस हौलनाक मंजर को देखता रहा। मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों से गालबन खून बहने लगा था, लेकिन वह पसीने में शामिल होकर लकीरें बनाता हुआ नीचे बह रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि जंगल में यकीनन कुछ लोग छुपे हुए हैं और मेरी जन्म निगरान हैं। चंद लम्हात के बाद मैंने वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया और उस खाई का जायज़ा लेने लगा। अगर मैं उस खाई में उतर जाऊँ तो हो सकता है उसकी निगाहों से बच सकूँ और मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यकीनी तौर पर मेरे सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हर समझ से मुझे घेरा जा रहा है। बहरतौर मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ खाई में उतरने लगा। झाड़ियां खाई के साथ साथ नीचे तक चली गईं, लेकिन अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया था कि मेरे कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ कुछ इंसानी आवाज़ें भी। कोई शख्स भारी आवाज़ में चीख चीख कर कुत्तों को आवाज़ दे रहा था। तब मेरी फरूफ ना हो गई जब मैंने उन कुत्तों को बरक रफ्तारी से भागकर अपनी जन्म आते हुए देखा। उन लोगों की भी ये बरक रफ्तारी काबिल-ए-दाद थी। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ मेरे लिए माकूल इंतजामात किए थे। बहरतौर मैं जानवरों की तरह रेंग कर उन ढलानों को अबूर करता रहा और कोशिश ये की कि झाड़ियाँ इतनी ज़ोर से ना हिलें कि दूसरों को इसके बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। इस वक्त मैं इंसान से ज़्यादा हौसला चुपाया मालूम हो रहा था। उसका ढलान पर उतरना आसान काम नहीं था। खुद रू दरख्तों और झाड़ियों ने बारहा मेरा दामन थामा और कोशिश की मैं आगे न बढ़ सकूं, मगर मुझे आगे ही बढ़ना चाहिए था, वरना मुकद्द आवर कुत्ते बरक रफ्तारी से मुझ तक पहुंच जाते और फिर मेरे बदन के चीथड़े उड़ जाते। ढलवान रास्तों को अबूर करता हुआ बिल आखिर में एक जगह ठहर गया। यहाँ रास्ते में एक चट्टान हायल थी। अब अगर मैं उस चट्टान की दूसरी जानब पहुँच जाऊँ तो हो सकता है कि कुत्तों की निगाहों से महफूज रहूँ, लेकिन वह बदबख्त तो इंसानी बदन की बू सूंघते हुए उस तक पहुँचते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। चट्टानी हिस्से को लंबा फासला तय करने के बाद अबूर किया और बाद में उस ढलान पर भागने लगा। यहाँ रोककर मौत का इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता था। भागते हुए मुझे बार बार ठोकरें लगी और ये खतरा था कि कहीं अगर मुंह के बल गिर पड़ा तो बस चेहरे का भुरता ही बन जाएगा। मैंने अपने बहुत ही करीब कदमों की आवाज़ सुनी और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। शायद उनमें से किसी मुहाफिज ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और अकब से गुजर कर मेरी तरफ आया था और मैं बरक रफ्तारी से एक चौड़े और तन आवर दरख्त की आड़ में सीधा खड़ा हो गया। मैंने उसके तने से अपने आप को चिपका कर सांस रोक ली।
वो दो अफराद थे जो हाथों में स्टीन गन संभाले हुए आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं और उनके इधर उधर देखने के अंदाज से यूं महसूस होता था कि कम से कम उन्हें इस जगह का इल्म नहीं जहां मैं छुपा खड़ा हूं, लेकिन उनका रुख उसी जन्म था और मैं मरता क्या न करता कि मसद्दाक उनसे मुकाबला करने पर तुल गया। यही शुक्र था कि उनके साथ कुत्ते नहीं थे, वरना आन की आन में मुझ तक पहुंच जाते और फिर मैं जाने क्या होता। वो आगे बढ़ते रहे और मैं उनका इंतज़ार करता रहा। उस वक्त जो भी हो रहा था अस्तरारी तौर पर हो रहा था। फिर उनमें से एक मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा और दूसरी लम्हे मेरे हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जा पड़ा। मैंने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी जानब खींच लिया और इससे पहले कि वो हाथ पांव मार सकता, मैंने उसका सर पूरी कुव्वत से दरख्त से दे मारा, जिसका तना ठोस, मजबूत और चिकना था और एक अजीब सी आवाज़ पैदा हुई, जैसे कोई तरबूज अचानक ऊपर से गिरकर फट गया हो। मुझे अंदाज़ा तो नहीं हो सका कि उसके सर का क्या हाल हुआ, लेकिन मैं दूसरे की जनब देख रहा था जिसने दहशतदा अंदाज में स्टीन गन सीधी की थी, और इससे पहले कि वो मेरी जनब रुख करके स्टीन गन का ब्रस्ट मारता, मैंने अपने हाथ में दबे हुए शख्स को पूरी कुव्वत से ऊपर धकेल दिया। वो एक अजीब सी आवाज़ के साथ नीचे गिर पड़ा और फिर इससे पहले कि वह संभलता, मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे ज़मीन पर ही दबोच लिया और जाने बदन की कौन सी कुव्वतों के साथ मैं उन दोनों को ज़मीन पर रगड़ रहा था। हाथ खून में चिपचिपा गए और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो बेजान होते जा रहे हों। पहला शख्स जिसका सर मैंने दरख्त से मारा था कोई हरकत करने के काबिल ही न रहा था, लेकिन चंद लम्हात के बाद दूसरा भी ठंडा हो गया। ये गालबन खौफ का इंतहाई आलम था। जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसका मद्दे मुकाबले से ख़त्म कर देगा, तब उसके जिस्म में बेपनाह ताकतें पैदा हो जाती हैं। मैंने उन्हीं ताकतों का सहारा लेते हुए उन दोनों को मौत की नींद सुला दिया था। जब मुझे एहसास हो गया कि उनमें से ज़िंदगी की रमक बाकी नहीं है, तो मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने उनमें से एक की स्टीन गन अपने कब्जे में कर ली और फिर इधर उधर देखने लगा कि कुर्बो जवार में कोई नज़र आए तो उसे स्टीन गन की गोलियों से भून डालूं। यकीनन ये एक हैरत अंगेज़ बात है, लेकिन मैं इसका इजहार किए बगैर नहीं रह सकता कि अब मेरे दिल में खौफ का कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। गालबन दिल की वो कैफियत इंतहाई खौफ के आलम में ख़त्म हो गई जो खौफ को जन्म देती है, और अब मैं अपनी ज़ुबान में शीरी दिल था। इस वक्त कोई भी सामने आ जाता तो मैं उसे भूनने से दरेग न करता। कुत्तों की भौंकने की बात अब भी फिजा में उभर रही थी, लेकिन अब उनका फासला ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा था। इसका मतलब था कि वह सही सिमत खो बैठे हैं और इधर नहीं आ सके जिधर मैं मौजूद था। चंद लम्हात इंतज़ार करता रहा। फैसला ये करना था कि अब क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। जाने को एक जहनी और जिस्मानी थकन का एहसास हुआ, और इस एहसास का हमला बिल्कुल अचानक था। वजूद का कोई ऐसा हिस्सा मुतासर हो गया था जो पूरे जिस्म पर असर अंदाज होने की सलाहियत रखता था। हाथों में स्टीन गन दबी हुई बेहद वजनी महसूस होने लगी और मैं अपनी इस कैफियत पर खुद ही हैरान रह गया और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मेरे अतराफ़ में खून ख्वार लोग पोशीदा हैं और वो मेरी यहाँ मौजूदगी से बखूबी बाखबर हैं। उनमें से दो को मैंने हलाक कर दिए था, लेकिन जो अंदाज़ा मैंने उनके बारे में लगाया उसके तहत उन दो की हलाकत बेबैनी थी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ पिसपाई इख्तियार कर ली तो मेरी तिक्का बोटी होकर रह जाएगी, जो बहर तौर मैं नहीं चाहता था। चुनाचा ये जगह छोड़ देना बेहद ज़रूरी था। झाड़ियों की आड़ लेता हुआ मैं खाई की गहराई में उतरता रहा और मेरे हवास खमसा मुझे एहसास दिला रहे थे कि इस खाई में मैं तनहा नहीं हूँ। वह किसी को देख नहीं पाया था, लेकिन बस हसीयात कुछ ऐसी एहसास दिला रही थी और मुझे जगह जगह सांस रोककर दुबक जाना पड़ता। खौफे दहशत तो शायद असाब पर तारी नहीं थे, बस एक चुकन्नी सी कैफियत थी जो मुझे इन तमाम हरकत पर मजबूर कर रही थी। वक्त गुजरता रहा और मैं चींटी की रफ्तार से खिसकता रहा। शुक्र था कि अभी तक उन झाड़ियों में कोई ऐसी तहरीक नहीं हुई जो मेरे लिए बासे दिक्कत होती। एक तरह से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़मीन खुद मुझे रास्ता दे रही थी। फिर बुलंदियाँ शुरू हो गईं। ये सामने वाले जंगल तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था, चुनांचे मैंने बुलंदियाँ तय करने शुरू कर दी। बाद मकामात ऐसे आए जहाँ झाड़ियाँ मेरे कद से बहुत ऊंची थी और मैं झुककर उनमें चल नहीं सकता था, क्योंकि उन झाड़ियों में कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियाँ भी थी जो मेरे चेहरे को लहूलुहान कर देती। चुनांचे यहाँ बड़ी मुश्किल पेश आई। तारीकी फैलने लगी। हर फिजा में धुंधलाहटें तेज़ी से उतर रही थीं। वक़्त का कोई एहसास ही नहीं हो पा रहा था। नदी का सफ़र ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया।
लेकिन वही मसला था कि अगर एहसासात का शिकार हो जाऊं तो शायद चंद कदम भी आगे न बढ़ सकूं। अपने आप को हर सहूबत के लिए तसव्वुर से बेनियाज करके मैंने ज़िंदगी की जन्म लौट सकता था, चुनाचा चलता रहा। तब मैंने अपने आप को चढ़ाई से बेनियाज हिस्से में पाया, गोया यह हौलनाक खाई अबूर की जा चुकी थी। अब मेरे अतराफ में जंगल बिखरे हुए थे, अजीब किस्म के दरख्त थे जो ना बहुत घने थे और ना छदरे, बस कुछ अजीब से लग रहे थे। बाज़ जगह उनकी शाखें दूसरी शाखों से गुजरती हुई उनसे भी आगे बढ़ गई थी और यूँ लगता था जैसे किसी ने उन शहीदों से पुल बना दिया हो। मैं जंगल से भी दूर तक आगे बढ़ता रहा, जहाँ भी झड़ियों झाड़ियों की बहुतायत थी। कोशिश के बावजूद मैं कोई ऐसी जगह तलाश करने में नाकाम रहा जिसे साफ़ सुथरा कहा जा सके और जहाँ कयाम के बारे में सोचा जा सके। हर जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, कहीं नरम और कहीं डंठल। बिल आखिर ये तय किया कि अब किसी ऐसी जगह क़याम कर ही लिया जाए जहाँ घास हो, और उस जगह को तलाश करने में मुझे दिक्कत ना हुई। दिलो दिमाग की कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी। खाने और पीने को भी कुछ नहीं था। अब वही कैफियत शुरू हो गई जो बारहा मेरी ज़िंदगी की अजीबोगरीब मुहिम्मात में मुझ पर मुसल्लत हो चुकी थी। मैं एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया और दोनों पांव ज़मीन पर फैला दिए। मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पैरों के नीचे कोई बहुत ही नरम शय मौजूद है जो फोम के गद्दे का सा मज़ा दे रही है, लेकिन जहनी थकन अब पूरे वजूद पर कुछ इस तरह मुसल्लत हो गई थी कि मैं बेबस हो गया और उस पर तवज्जो ना दे सका। जहन का पुरनीम खमनगनूदगी किसी कैफियत से दफ्तर मुझे एहसास हुआ कि पैरों के नीचे किसी नरम शय में कुछ कलबलाहट पैदा हुई, लेकिन यह एहसास एक ख्वाब की सी कैफियत रखता था। जहन बेदार ना हो सका और बिलबनाहट बढ़ती रही। मैंने पाँव उस जगह से हटा लिए। न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। दफ्तर ने मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म के गिर्द कुछ सराहटें हो रही हैं। मैं उन सरसराहटों को भी कोई मामूनियत न दे सका। अलबत्ता जिस्म की हड्डियों में कड़कड़ाहट सी पैदा हुई तो मेरा जहन एकदम बेदार हो गया। बेइख्तियाराना अंदाज में मैंने अपने जिस्म के गिर्द उस छा जाने वाली शय को टटोल कर देखा और रगो वपे में सनसनी की लहरें दौड़ गईं। कोई मोटी सी शय थी जो मेरे जिस्म के गिर्द कस गई और उसकी गिरफ्त शदीद होती जा रही थी। मैंने उस मोटी सी शय को हाथ से टटोल कर देखा तो दिल जैसे धड़कना भूल गया। ज़हन ने फ़ौरन ही नारा लगाया, अज़दहा, और मैं दहशत के आलम में अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल ही बेमकसद साबित हुई। खानख्वार असदे ने मुझे दरख्त के तने के साथ अपने जिस्म से लपेट लिया था। उसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। सांस रुकने लगा और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी आखिरी लम्हात तक आ पहुँची हो। मैं अपने बदन की तमाम कुव्वतों के साथ उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कतई नाकाम रहा और रफ्ता रफ्ता मेरे हवास जवाब दे गए। और उसके बाद गहरी और बेपनाह तारीकी जो हर किस्म के एहसासात से आज़ाद कर देती है, ये तारीकी जाने कब तक मुझ पर मुसल्लत रही। होश आया तो रफ्ता रफ्ता गुजरे हुए वाक़यात भी याद आने लगे। मैंने दहशत से अपने बदन को सकोड़ा और दोबारा उस अज़दे की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो मेरे बदन पर कोई गिरफ्त नहीं थी और मैंने दहशत भरे अंदाज में चारों तरफ देखा। तभी मुझे अपने सीने पर किसी के नरमो नादक हाथों का लमस महसूस हुआ और मैंने फटी फटी आंखों से उस चेहरे को देखा जो मुझ पर झुका हुआ था। गंदमी रंग, गहरे स्याह और गहरी आंखें और नादक नादक नकूश। मैं मुतहय्यराना अंदाज में उसे देखता रह गया। बदन पर जदीद तराश का लिबास मौजूद था, लेकिन किसी कदर बसीदा कैफियत में वो 100% लड़की ही थी। और अज़दहा और माहौल बदला हुआ था और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने पर हाथ फेरती रही और फिर उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहा, लेटे रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे ज़हन में गुजरे हुए लम्हात मौजूद हैं तो अब तुम उस माहौल में नहीं हो। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये मसीहाई किसने की? वाकई ज़िंदगी का वो लम्हा तो बेहद खौफनाक था। लड़की ने करीब रखी हुई मेज़ से पानी का गिलास उठाया जो किसी किताब से ढका हुआ था और फिर मुझे सहारा देकर उठाने लगी। मैं खुद भी कोशिश करके उठ गया और उसने पानी का गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। उसकी इस अंदाज में बड़ी अपनायत और दाद थी और पानी पीने के बाद मेरे हवास किसी कदर मुतदिल हो गए और मैं अपने जिस्म के टूटे हुए हिस्सों को टटोलने लगा। तब मैंने देखा कि मेरे बदन की खराशों पर टेप लगे हुए हैं, गोया मेरी सर्जरी कर दी गई। चेहरे को टटोल कर देखा तो चेहरे पर भी 1-2 जगह ऐसे ही टेप लगे हुए महसूस हुए और उसी वक्त मुझे अपनी बदसूरती का ख्याल आया। जो स्याही बल्कि रूह स्याही मुझ पर मुसल्लत कर दी गई थी वह अभी तक मुझसे लिपटी हुई थी। हाथों के रंग से उसका एहसास हो रहा था। बहरतौर एक खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में
रोज स्याही एहसास कमतरी पैदा करती है और ये मेरे दिल में पैदा हो गया था। मैंने एक गहरी सांस लेकर उस बिस्तर की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा जिस पर मैं लेटा हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया खातून, आपने बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है, लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? मैं नहीं जानती कि आपको क्या हुआ था। आपने मुझे कहाँ से पाया? करीब के जंगल में। क्या यह आबादी? मेरा मतलब है कि जहाँ आप मौजूद हैं उस जंगल के बिल्कुल करीब है। हाँ, यूँ समझ ले कि यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर जंगल का वो सिलसिला शुरू होता है। ये कौन सी जगह है? मैंने सवाल किया। हम अपनी बस्ती को क्रेन ओ कहते हैं, उसने जवाब दिया। मैं ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। तब मैंने जल्दी से पूछा, यहाँ से शील्ड स्टोन कितने फासले पर है? मेरे सवाल पर लड़की के चेहरे पर किसी कदर खौफ के आसार उभर आए और उसने आहिस्ता से जवाब दिया, शील्ड स्टोन का रास्ता इसी बस्ती के अकब से गुजरता है। वो किसी कदर सहम सी गई और मैं उसके सहमे अंदाज को समझ ना पाया और फिर मैंने फ़ौरन कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मिस वैली, तुम मुझे यहाँ किस तरह लाई? अपने डैडी की मदद से। पहले मैंने तुम्हें एक दरख्त के तने के नज़दीक बेहोशी के आलम में पड़े हुए देखा और उसके बाद मैंने अपने डैडी को बुलाया और हम तुम्हें सहारा देकर यहाँ तक ले आए। वाह, क्या मेरा जिस्म किसी अजदे की गिरफ्त में था? अजदा? लड़की हैरत से बोली और फिर आहिस्ता से कहने लगी, नहीं, इस वक्त वैसे इन जंगलों में अजदे पाए जाते हैं, बल्कि बाद औक़ात तो वो आबादियों में रींग आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि आबादी तक रींग आने वाले किसी अजदे को ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता। क्या तुम्हें किसी अजदे ने अपने गिरफ्त में ले लिया था? हाँ, मुझे तअज्जुब है कि मैं ज़िंदा कैसे बच गया। तुम बेहोश हो गए होगे। हाँ, मेरे होशावात मेरा साथ छोड़ चुके थे और यही तुम्हारी ज़िंदगी का बायस बन गया। अगर तुम्हारे बदन में तहरीक रहती तो उस वक़्त तक तुम्हें दबाता रहता जब तक तुम्हारे जिस्म से जान ना निकल जाती। तुम्हें बेहिस्सो हिस्स पाकर ही उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। ओ मेरे खुदा! और मैंने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख महसूस हो रही हो तो कुछ खाने को लाऊं? मैं कितनी देर बेहोश रहा हूं? मैंने सवाल किया। सारी रात। इस वक्त दिन के 9 बज रहे हैं। तब बराह करम अगर कुछ मिल सके तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। लड़की ने गर्दन हिलाई और वहाँ से निकल गई। मैं इस अजीबोगरीब इत्तेफाक पर गौर करने लगा। बहर तौर पर मेरी जान बचाने का बायस बनी थी और मैं उसका दिली तौर पर शुक्रगुजार था। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मैं शील्ड स्टोन के रास्ते से नहीं हटा और उसी रास्ते पर था। गोया अभी मैं अपने मिशन की तकमील के लिए बाअमल रह सकता था, लेकिन मेरा मिशन, और मैं दिल में मुझे हंसी आने लगी। ज़बरदस्ती के ऐसे बेशुमार मिशन मेरे हवाले किए जा चुके थे। मैं अपनी तमाम पर कोशिशों के बावजूद उनसे फरार नहीं हासिल कर सका। बिलाशुबा हमेशा ही ऐसा हुआ था। जिस हद तक मुझसे बन पड़ता था कोशिश की थी, और अगर मैं किसी चंकर में फंस गया था तो इस जाल से निकल सकूं, लेकिन जनाब कंबल मुझे नहीं छोड़ता था और वही सब कुछ करना पड़ता था जो मेरे लिए मुकद्दर कर दिया गया था। लड़की थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके साथ वो 2 अफराद और भी थे। एक झुकी हुई कमर की औरत जिसकी कमर गालबन किसी बीमारी की वजह से झुक गई थी। चौंका उसका चेहरा इस बात का गमाज था कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक किसी कदर पिस्ता कद आदमी जो दुबले पतले बदन का मालिक और गंजे सर वाला था। उसके सर के एक भी हिस्से में थोड़े से बाल परेशान थे और आंखों पर बारीक फ्रेम की ऐनक लगी हुई थी। वैसे चेहरे से वो पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। वो सीधा किस्म की एक जैकेट और नन्ही सी पतलून पहने हुए था। नन्ही सी पतलून में इसलिए कहा कि उसके निचला बदन ऊपरी बदन की निस्बत काफ़ी छोटा था और पतलून का सर बस इतना ही था कि किसी बदन के बच्चे के बदन पर आ सके। बहरतौर उसके बावजूद वह मुझे बहुत ज़हीन महसूस हुआ। उसने चश्मा नाक पर दुरुस्त करके बगौर मेरा जायज़ा लिया। लड़की के हाथों में ट्रे दबी हुई थी जिसमें चाय की प्यालियाँ, कुछ सैंडविच वगैरह रखे हुए थे। उसने वो चीज़ें मेरे सामने रख दी। मैंने ममनून निगाहों से उस शख्स को देखा और फिर सीधा होकर बैठ गया। माफ़ कीजिएगा, मैं इतना भूखा हूँ कि आप लोगों से गुफ्तगू करने की बजाय पहले खाना पसंद करूँगा। कोई बात नहीं, आप आराम से खाएं पिएं। दुबले पतले पस्ता कामत शख्स की आवाज़ भी उसके बदन की मुनासबत से दुबले पतले ही थी, लेकिन उसका लहजा काफ़ी शगुफ्ता था। मैं ममनूनियत की निगाहों से उन्हें देखते हुए पेट का दोजख बनने लगा। फिर सारी चाय के डकारने के बाद मैंने गहरी सांसें ली और मैं सहरी पर पाँव लटका कर बैठ गया। क्या आप अपना तारफ़ कराना पसंद करेंगे मिस्टर? दुबले पतले आदमी ने सवाल किया। जी, मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा। तारफ़ क्या कराता, और मैं उस शख्स से जो नाम मुझे दिया गया था वही बताना मुनासिब था, क्योंकि वही मेरे चेहरे से मुताबिक रखा था। मेरा नाम ज़म्बूका है। गुड। उसने पूरे ख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। उसकी गहरी आंखें चश्मे के नीचे से मेरा जायज़ा ले रही थी।
वैली ने बताया है कि तुम शील्ड स्टोन के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। हाँ, मेरा रुख उसी जानब है, मैंने जवाब दिया। पिस्ता कामत शख्स ने तशवीश से हाथ से कोड़े। उसकी वजह बता सकते हो? अफसोस नहीं। ठीक है, तो मैं उसके लिए मजबूर नहीं करूँगा। वैसे मेरा नाम आरविन गोल्डे है और ये मेरी बीवी है और ये बेटी। हम लोग इस छोटी सी बस्ती में जिसका नाम करीन और परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यूँ समझ लो कि हम अपने माहौल से मुतमिन नहीं हैं। अगर तुम शील्ड स्टोन की जनब जा रहे हो तो यकीनन तुम्हें वहाँ के हालात भी मालूम होंगे। वो एक खौफनाक इलाका बन चुका है। हालांकि कुछ अरसा कबल ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी वजह क्या है मिस्टर गोल्डे? बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह डैन गार्बो है, उसने कहा और संजीदा निगाह से मैं उसका चेहरा तकने लगा। उसने मज़ीद कहा कि हाँ, और ये बात मेरे ज़हन से दूर नहीं कि तुम किसी न किसी तरह से डैन गार्बो से मुतल्लक हो। लेकिन तुम्हारी शक्ल और सूरत देखने के बाद कम अज़ कम ये बात नहीं कही जा सकती कि तुम उसके मफादात के हामी हो। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों की ज़िंदगी बेहद तलख हो गई। ख़ास तौर से हुकूमत के यहाँ रहने वालों के मजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उसके नतीजे में जगह जगह लड़ाई का आगाज़ हो गया। हुकूमत एक तरह से डैन गार्बो के ज़र तहत आ गई है और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वह मुकामी तौर पर ज़र ज़मीन हुक्मरान है और हुकूमत अपनी इन्हीं में बेशतर तब्दीलियाँ उसी के इशारों पर कर रही है। और ये भी हम जानते हैं कि दर हकीकत उसके हाथों ब्लैक मेल हो रही है। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। किसी मुजरमाना कार्रवाइयों को इस कदर अहमियत दे देना हुकूमतों के शियाने शान नहीं होता। गोल्डे, तुम एक ऐसे शख्स से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हो जिसके बारे में हम ये नहीं जानते कि वह कौन है। तुम्हारी यही जज्बाती कैफियत बाद औक़ात मेरे लिए तशवीश का बास बन जाती है। और उसने अपने शोहर को टोका और वह सहमे हुए से अंदाज में मैं खामोश हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा कि आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं अपने मौसलों के लिए किसी बात से परेशान नहीं बनूंगा। नहीं मिस्टर, यकीनी तौर पर आपने मेरी इस बात का बुरा नहीं माना होगा। मैं मौजूदा हालात की बात कर रही हूँ। इन हालात में मोहतात रहना ही आम लोगों के लिए मुनासिब है, वरना जगह जगह नुकसानात उठाने पड़ते हैं। मैं खामोश हो गया। उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में ज़्यादा सवालात नहीं किए और ये बात खुद मुझे बासे हैरत महसूस हुई। क्या वो इस सिलसिले में कुछ तवक्का रखते हैं या उनके जहन में कोई बात मौजूद है? इस बात का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो सका था। बहरतौर काफ़ी देर तक दोनों मियाँ बीवी मेरे पास बैठे रहे और उसके बाद ज़ैली को हिदायत देकर चले गए कि मेरा ख्याल रखे। ज़ैली ने मुस्कुराती निगाह से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम मुझे इस तरह से मिले, लेकिन शायद तुम उसे मेरी खुद गर्दी महमूल करो कि मुझे तुम्हारी आमद से खुशी है। क्यों? मैंने मुस्कुराती निगाह से उसे देखा। ज़िंदगी कुछ इस तरह डल होकर रह गई है, नाकाबिले बयान है। मैं मौजूदा हालात की वजह से खुद को बड़ा गैर महफूज सा तस्वर करती हूँ। पहले हम लोग शहर चले जाते थे और काफ़ी दिन गुजार आते, लेकिन मौजूदा हालात में घरों में कैद रहना ही हमारी ज़िंदगी बन गई है। मौजूदा हालात क्या हैं? हंगामा खेजियाँ, दहशत गर्दी और ज़िंदगी का गैर महफूज हो जाना। उसकी वजह बस सियासी वजूहात तो मैं समझ नहीं पाती, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, पता नहीं क्यों। डैन गार्बो तुम लोगों के लिए क्या हैसियत रखता है? डैन गार्बो खौफ और दहशत की अलामत है। दहशत खेजियाँ उसी के नाम पर की जाती हैं और हुकूमत बहुत अरसे से उसके खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि अब हुकूमत और उसके दरमियान कोई समझौता हो गया है। वो चाहता क्या है? मैंने सवाल किया। यकीन करो, मैं सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन कोई सियासी ही मसला है। गालबन यहाँ अपनी पसंद की हुकूमत का ख्वाहिशमंद है। मैं खुद भी इस मामले में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता और ना ही मालूमात हासिल करना चाहता था और मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थीं जिन्हें अंजाम देने के लिए मुझे एक तवील फासला तय करके यहाँ भेजा गया था। अगर मैं डैन गार्बो के इस बुतकदे से वो दस्तावेज़ हासिल करने में कामयाब हो गया तो एक तरह से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये था कि मेरे कर्म फरमाए सिलसिले में मुझसे किस तरह राब्ता कायम करते हैं। जिस शख्स की निशानदही की गई थी उससे मिलने के लिए ही अभी मुझे एक तवील सफ़र इख्तियार करना था और बहरहाल मैं महसूस कर रहा था कि हालात मेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं उन लोगों की हदायत के मुताबिक काम करूं। पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। मुझे बाकायदगी से खाना पीने को दिया गया था। वैली भी 3 बार मेरे पास आई और हर बार वो मुझे अपनायत का इजहार करती, लेकिन अपनायत के उस इजहार की तकमील रात के खाने के बाद हो गई, जब उसने मुझसे कहा कि वो इसी कमरे में आराम करेगी और मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो आहिस्ता से बोली, हाँ डैडी का यही कहना है कि पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मोहतात रहूं मेरी तरफ से।
नहीं, उन्होंने कहा है कि हालात से मोहतात रहूं। गालिबन कोई ख़ास बात महसूस की है उन्होंने। मैंने इस सिलसिले में मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और सोचने लगा कि ये दिलचस्प लड़की अगर मेरे ही कमरे में क़याम करेगी तो उस क़याम की नोयत क्या होगी। और फिर रात की तारीकियाँ मेरे इस सवाल का जवाब बन गईं। वेली दर हकीकत बहुत ज़्यादा कोफत महसूस करती थी और उसकी तमाम तफरीहात ख़त्म हो गई थीं। उसने मुझे इस सिलसिले में गनीमत ही तस्वर कर लिया था। बहर तौर रात जिस तरह भी गुजरी, उसकी कहानी एक तरह से बेमकसद है और उसे सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दूसरी सुबह मिस्टर आरविन गोल्डे ने तशवीश ज़दा लहजे में मुझसे कहा, तुम्हारे बारे में मैंने जो अंदाज़ा कायम किया है वो गलत नहीं है। तो मकामी हुकूमत के लिए एक तशवीश ज़दा शख्सियत हो और मुझे इस बात पर हैरत है कि वो लोग तुम तक पहुँचने में कामयाब कैसे नहीं हो सके, जबकि तुम्हारी तलाश में उन्होंने एक लंबा जाल बिछा रखा है और इस वक्त जंगलों में ऐसे बेपनाह अफराद फैले हुए हैं जो तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। उनके साथ जासूसी कुत्ते भी हैं और बेहतरीन हथियार भी। यूँ लगता है कि जैसे उन्हें एक नहीं बहुत से अफराद की तलाश हो। इस सिलसिले में वो हमारी इस बस्ती से भी गुजर चुके हैं। ओहो, और मैंने किसी कदर खौफजदा लहजे में कहा, लेकिन करेन ओ का कोई बाशिंदा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और यही चीज़ तुम्हारी गुलू खरासी का बायस बन गई। खुदा का शुक्र है कि हमारे अलावा तुम्हें किसी और ने नहीं देखा। वैसे तो करेन ओ के बाशिंदे किसी ऐसे शख्स की मुकम्मल हमायत करते हैं जो हुकूमत की पॉलिसियों का मुखालिफ हो, लेकिन बाद औक़ात उन्हें तशद्दुद बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर देता है। अच्छी बात है कि इस सिलसिले में उन्हें तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं किया, आरविन गोल्डे ने कहा। तज्जब है, मैंने आहिस्ता से कहा। लेकिन हमें कोई तज्जब नहीं, गोल्डे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आहिस्ता से बोला, और तुम शील्ड स्टोन जाना चाहते हो। मिस्टर, इत्तफाक से आप मेरे लिए इंतहाई अहम शख्सियत बन गए हैं और अब मैं आपसे यह सवाल करने में आर नहीं महसूस करता कि क्या आप मुझे हुकूमत के हवाले करना पसंद करेंगे। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से मुतमईन रहो, ज़िंदगी की कीमत पर भी इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि इन दिनों हालात बहुत अजीबोगरीब हो गए हैं। हम लोग दिल से हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आम आदमी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपस में चैम गोइयाँ ही कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे शख्स की मुआवनत जो किसी तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। आप किस सिलसिले में और क्या काम कर रहे हैं हमें इसके बारे में नहीं मालूम मिस्टर जम्बूका, लेकिन हुकूमत की मुखालफत और आपके सिलसिले में उनकी तलाश की शिद्दत ये बात ज़ाहिर करती है कि आप यकीनन उनके लिए बासे तशवीश हैं और यही बात आपसे हमारी दिलचस्पी का बायस बन गई। वैसे एक दरख्वास्त मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। वो क्या मिस्टर आरविन गोल्डे, आप बराह करम यहाँ ज़्यादा अरसा क़याम ना करें। यूँ तो हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए हर तरह से हाजिर हैं, लेकिन अगर हुकूमत के वो खौन ख्वार दिंदे यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो आप पर तो जो कुछ गुजरेगी वो गुजरेगी ही, लेकिन हमें भी आपके साथ अल्ज़ाम में ज़िंदा न रहने दिया जाएगा। मैं खुद आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों पर बार नहीं बनना चाहता। अलबत्ता आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मुझे यहाँ से निकाल कर शील्ड स्टोन के रास्ते तक पहुँचा दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपने शील्ड स्टोन तक जाने का जो रास्ता अख्तियार किया था, बराह करम मुझे उसकी तफसीलात बताना पसंद करेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया और फिर हम लोग उस जगह से उठ गए। मैंने मिस्टर आरविन गोल्डे को अपनी प्रोग्राम से पूरी तरह आगाह किया। तफसीलात नहीं बताई थी, लेकिन लैंड रो वगैरह की तबाही की कहानी मैंने उन्हें सुना दी। मिस्टर आरविन कहने लगे कि शील्ड स्टोन के जिस इलाके तक आप पहुंचना चाहते हैं उस तक जाने के लिए ये रास्ता इंतहाई मौजूद था जिससे आप सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब चौंका बदली सूरत हाल आपके सामने है। इसलिए मैं आपको एक ऐसे खुफिया रास्ते का पता दे सकता हूँ जिससे आप उन लोगों की निगाह से महफूज भी रह सकेंगे। मैं वही पता मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, और मिस्टर आरविन मुझे पेंसिल और कागज़ की मदद से रास्ते की तफसीलात समझाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आज रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं आपको ऐसे पॉइंट पर छोड़ दूंगा जहां से आप अपना आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। वैसे आपके पास मौजूद स्टेन गन महफूज है और मेरे पास वो आपकी अमानत है। मैं उन लोगों का दिली तौर पर शुक्रगुजार था जिन्होंने वाकई मेरी भरपूर मुआवनत की थी। ख़ास तौर से वैली के साथ गुजरे हुए लम्हात बहुत अरसे के बाद मेरे लिए बासे कशिश बने थे। और ये भी अजीब बात है कि इंसान बाद औक़ात ज़हनी तौर पर चंद लम्हात में किसी एक शख्स से इस तरह मुतासर हो जाता है कि दूसरा कोई बरसों की रफ़ाकत के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता। वैली ने अचानक मुझसे दिलचस्पी का इज़हार किया और ना जाने क्यों
मैं उसकी शख्सियत को नज़र अंदाज नहीं कर पाया था और हम उस मकाम से गुजर गए थे जो सिर्फ दोस्ती का मकाम कहलाता है। रात को जब मिस्टर आरविन गोल्डे अपनी चमड़े की जैकेट और चस्त पतलून पहनकर इस बात के लिए तैयार हो गए कि मुझे अपने साथ ले जाएं, तो मैंने वेली की आंखों में चमकते हुए आंसू देखे। मौका इतना नहीं था कि मैं तन्हाई में उससे कोई बात कर सकता। अलबत्ता उसने जुर्रत करके मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर ज़ैम्बुका, मेरा ख्याल है कि मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगी। आप मुझे याद रखिएगा। इस बात के इम्कानात नहीं है कि हम दोबारा मिल सकें, लेकिन बाद औक़ात यादें इंसान को ज़हनी सुकून देती हैं। मैंने वेली का शाना छप पाया। अब मैं इतना बाहिम्मत आदमी नहीं था कि उसके अलावा भी उसे कुछ कहता। और उसके बाद मिस्टर आरविन गोल्डे मुझे लेकर चल पड़े। मिस्टर गोल्डे ने यह कर्म फरमाई की थी कि मेरे लिए खाने पीने की खुश्क अशिया तैयार कर दी। मुझे जो रास्ता बताया गया था वो भी बहुत ही अजीबोगरीब था। एक पतली सी दरार जिसके बारे में मिस्टर गोल्डे का कहना था कि यह तकरीबन 3 मील लंबी दूर तक चली गई है, और उसी दरार में मुझे सफ़र करते हुए बिल आकर उस रास्ते तक पहुंचना था जो शील्ड स्टोन की जानब जाता था। ये शील्ड स्टोन पता नहीं क्या बला है, और इस इलाके से मुतल्लक कितनी कहानियाँ क्या हैसियत रखती हैं। जो कुछ मुझे बताया गया बस इतना ही मालूम था कि उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। अब ज़हन से तो यह ख्यालात निकाल ही फेंके थे कि आगे मेरा मुस्तकबल क्या है। मैं अपनी हर कोशिश करके बारे में नाकाम हो चुका था और हमेशा ही नाकाम रहता था। चुनाचा बेहतर ये था कि अपने मकसद की जानब ध्यान देता। मिस्टर गोल्डे मुझे नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत करके वहाँ से चले गए और मैं सुरंगनुमा दरार में आगे बढ़ता रहा। रास्ता तारीक और तवील था और बेहद हमवार, लेकिन काफ़ी दूर निकल आने के बाद मैंने फ़िज़ा में खनकी महसूस की। गो मेरे दोनों तरफ चट्टानी दीवारें बहुत बुलंदी तक चली गई थी, लेकिन पहाड़ों से टकराकर आने वाली हवाएं यहाँ तक पहुँच रही थीं और हड्डियों में प्यूसत होती जा रही थीं। दरार कई दफ़ा मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ी और मैं उस तंगो तारीक रास्ते पर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। काफ़ी दूर आ जाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे आप बुलंदियाँ शुरू हो गई हों। गोया मैंने 3 मील का लंबा सफ़र तय कर लिया था, और मुझे इस बात पर हैरत थी कि मैंने बगैर किसी दिक्कत के यह सफ़र कैसे तय कर लिया। मैं आगे बढ़ता रहा और रात की तारीकियाँ अपना सफ़र तय करती रहीं। फिर यूँ हुआ कि सुबह का उजाला नमूदार होने लगा। बिलाशुबा पर मैं अपने सफ़र को हैरत अंगेज़ सफ़र कह सकता था, क्योंकि मुझे इसके तय होने का कोई एहसास नहीं हुआ। हालांकि पूरी रात मुझे उन रास्तों पर सफ़र करते हुए गुजरी थी। फिर जब रोशनी ने झांका तो मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद था जहां छोटे छोटे पहाड़ी टेले बिखरे हुए थे। मैंने एक टेले की आड़ में उबर कर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं। जाने क्यों अब भी मेरे ज़हन में ये एहसास था कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। चुनाचा जब तक मैं दरार में सफ़र करता रहा था उस वक़्त तक तो कोई ख़ास एहसास नहीं हुआ था, लेकिन दिन की रोशनी में साफ़ सुथरे इलाके में पहुंचकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा तो हो सकता है कि कहीं से देख लिया जाऊँ, और अब मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि मैं बाकायदगी से किसी फ़र्द या अफराद का मुकाबला कर सकता। बदन को थकन का एहसास हो रहा था। गुजरी हुई रात मामूली नहीं थी। ये मेरी असाबी कुव्वत थी या फिर मैंने अपने ज़हन को सोचों के लिए आज़ाद छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह सफ़र मुझे महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब जब के दिन की रोशनी चमक आई थी तो यह एहसास हो रहा था कि रात भर किया जाने वाला सफ़र मामूली नहीं। मैंने एक ऐसी चट्टान मुंतखब की जो एक सिमत से बिल्कुल खोखली थी और मैं उसमें बाआसानी समा सकता था। उस चट्टान में अपना ठिकाना बनाने के बाद मैंने खाने पीने की अशिया निकाली और जहर मार करने के बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। यही एक बेहतरीन तरीका था वसवसों से महफूज रहने का कि मैं सो जाऊं, और अब शायद मुझे अपनी कुव्वत इरादी पर भी कंट्रोल करना आ गया था, क्योंकि सोने की ये कोशिश नाकाम साबित ना हुई और मैं गहरी नींद सो गया। फिर उस वक़्त जागा जब शाम के धुंधल के फिजाओं से ज़मीन पर उतर रहे थे। ऐसी पुरसकून और पुरलतफ़ नींद थी कि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल चाको चुपंद हो गया। हालांकि इस बात का मकान नहीं था कि मुझे इस वीरानी इलाके में भी ये चुस्ती हासिल हो सकती है। बहरतौर थोड़ा बहुत खाने के बाद मैं फिर आगे बढ़ गया और उन रास्तों को अबूर करने लगा। तवील व अरीज़ मैदान को अबूर करने में भी मैंने उसी फुर्ती का मुजाहरा किया। मैदान ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन अब ज़रा उसकी हैबत बदल गई थी। यहाँ मैंने अजीबो गरीब नोकीली चट्टानें देखीं। बस यूँ लगता था जैसे 5 फुट 6 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 फुट तक बुलंद मीनार तराशे गए हों। यकीनन यह हवाओं की काट थी,
جس نے ان چٹانوں کو یہ شکل دی تھی، اور چٹانیں پتلی کر کے ایسی ہیبت کی اشکال بنا دی گئی تھیں کہ بالکل مینار محسوس ہوتے۔ ان میناروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے بس یوں احساس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی عقب سے کوئی ہلکی سی آواز کے ساتھ نکلے گا اور مجھے دبوچ لے گا۔ لیکن اس احساس کو بھی میں ایک عجیب و غریب نام دینے پر مجبور ہوں، جو نام ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا، کیونکہ میرے اس وسوسے کی ایک لمحے میں تصدیق ہو گئی۔ دفتر نے ایک مینار نما چٹان نے اپنی جگہ سے جنبش کی، اور خوف و دہشت سے میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے دہشت کے عالم میں اس جنبش کرتی ہوئی چٹان کو دیکھا، اور چٹان ہی اس کے قریب کھڑی ہوئی چٹان کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ انہوں نے اپنے اوپر سے کسی خاص قسم کے لبادے اتار پھینکے اور برق رفتاری سے میری جانب بڑھے۔ میرے پورے بدن میں دہشت بھری ہوئی تھی، اور میں شدید اعصابی طور پر ذہن میں سے محروم ہو گیا، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے تھے، اور ان دونوں یا چٹان نما میناروں نے مجھ پر خوفناک حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کا گھونسا میرے پیٹ پر پڑا اور میں لرز کر رہ گیا، لیکن ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں بھی حرکت میں آ گئے، اور میں سے 100% اعصابی کوشش کہہ سکتا ہوں، یا اس سے پہلے کبھی رامیس نے یہ حرکت کی تھی، اور جب اس وقت میں اس کی کسی مدد کا منتظر نہیں تھا۔ میں نے سامنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ چاروں شانے چت گرا، اور اس کا یہ تماشا ہی دیکھ کر میں نے اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص کو اٹھا کر اس پر دے مارا۔ بطور پر یہ عمل میں اپنے ہوش حواس کے عالم میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرا ہاتھ برق رفتاری سے اپنا فرائض انجام دے رہے تھے۔ دفتر کچھ اور چٹانیں بھی اپنی جگہ سے جنبش میں آئیں، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ میں اس جگہ ایسی بدنما چٹانوں کا پورا شہر آباد دیکھ چکا تھا۔ اگر یہ سب بھی انسان تھے اور میناروں کی شکل میں لبادہ اور کر کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ سب مل کر تو میری چٹنی بنا سکتے تھے، لیکن باقی چٹانیں اسی طرح موجود تھیں۔ وہ دونوں آدمی جو مسلسل مجھ پر جنگ کر رہے تھے، اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مجھ پر قابو پا لیں، لیکن میں اس وقت چھلاوا بنا ہوا تھا۔ ایک دوسرے آدمی نے اس میں مداخلت کی۔ وہ غالباً کسی چٹان کے عقب سے آیا تھا، اور یہ تیسرا آدمی بہت ہی تنومند توانا نظر آیا۔ اس نے آتے مجھ پر چھلانگ لگائی اور چاہا کہ مجھے قابو کر لے، لیکن اس وقت میرا بیٹھ جانا میرے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا، اور میرے سر پر سے گزر کر دوسری جانب جا گرا۔ میں پھرتی سے اس کی طرف بڑھا اور پوری قوت سے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کی۔ اس کی حلق سے ایک آواز نکل گئی، لیکن مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا جیسے میرے پنجوں کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ اتنے ہی ٹھوس بدن کا مالک تھا، اور میری اس ٹھوکر سے اسے تھوڑی سی تکلیف تو ضرور محسوس ہوئی، لیکن وہ ایک کروٹ بدل کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس بار اس نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر میری گردن پر دونوں ہاتھ ٹکا دیے۔ میں اس کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے حواس مجتمع کر رہا تھا کہ اس کے وزن کو برداشت نہ کرتے ہوئے میں اوندے منہ زمین پر گرا، اور اس بار بھی یہ ایک لاشعوری ہی کوشش تھی جس سے مجھے کلو خلاصی حاصل ہوئی، یعنی میں زمین پر گرا تو وہ اچھلتا ہوا ایک چٹان سے جا ٹکرایا، اور اس کے حلق سے پھر ایک دھاڑ نکلی اور میری گگی بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آنکھوں سے خون پونجتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر ایک زوردار لات اس کی ٹھوڑی پر جڑ دی، اور پھر وہ اچھل کر دور جا گرا اور کافی دور تک لڑکتا چلا گیا۔ ایک جگہ سنبھلنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ گیا، اور اس بار میں نے اس پر لاتوں کی بارش کر دی۔ چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک خون خوار گراہٹ مجھے سنائی دی، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارے بدن میں سوراخ ہی سوراخ ہوں گے۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس جیسی ہی ایک تنومند عورت میرے سامنے ایک خاص قسم کی رائفل لیے کھڑی تھی۔ وہ جوان دلکش خوبرو، عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کے بال سیاہ اور چمکدار تھے اور شانوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے۔ میرا شکار کافی مزمل ہو گیا۔ عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، 10 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ اپنی زندگی نہیں بچا سکو گے۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ عورت پھر اسی انداز میں گردائی اور میں اس کی ہدایت پر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا زخمی شکار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب اس کی حلق سے گراہٹیں نکل رہی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اوہ نہیں ڈاک، اسے زندہ رکھنا ہی گرفتار کرنا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے لیے معلومات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی کیفیت میں کسی قدر تبدیلی پیدا ہو گئی۔ عورت نے اس کی نال لہراتے ہوئے کہا
कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर बैठ जाओ और अपनी तलाशी दो। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और 2 आदमी औरत की हिदायत पर आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेने लगे। अब मैंने महसूस किया कि उनकी तादाद 6-7 के करीब हो गई है। उन्होंने मेरे लिबास में से हर चीज़ निकाल ली और मैं उसी तरह बैठा रहा। मेरे चारों तरफ खड़े हुए आदमी खौनख्वार निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे और उनमें खामोशी से होंठों पर ज़ुबान फेर कर उस औरत का जायज़ा लेता रहा। औरत ने चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की, फिर राइफल हिलाती हुई बोली, चलो आगे बढ़ो, मगर चलो जो कुछ कहा जा रहा है वो करो, वरना अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकोगे। मैंने चारों न चार आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। ये गिरफ्तारी मेरे लिए वाकई बहुत अज़ियतनाक थी। अभी तो मैंने अपने किसी काम का आगाज़ भी नहीं किया था। सोच रहा था कि अब इस सिलसिले में क्या करूं, उन लोगों के सवालात का क्या जवाब दूं। बिलाशुबा ये हुकूमत के ही अरकान हो सकते थे, लेकिन जिस अंदाज में ये मेरे इस्तकबाल के लिए चट्टानों की शक्ल इख्तियार किए मौजूद थे वो भी बासे हैरत था। गालबन उन्होंने दूर ही से मुझे देख लिया होगा और ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं ख़तरनाक आदमी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में हसीन गन मौजूद थी। इसलिए बराह रास्त वो मुझ पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सके। उन्होंने मुझे धोखे ही से छाप लेने का फ़ैसला किया था। अब हसीन गन भी मेरे हाथों से निकल चुकी थी और मैं पूरी तरह उसके कब्ज़े में था। वो लोग मुझे लिए हुए आगे बढ़ते रहे और चट्टानों का ये सिलसिला अबूर करने के बाद एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गए जिसमें गार नज़र आ रहे थे। उन्होंने एक गार के दहाने ही का रुख किया। गार बहुत ही कुशादा था और वहाँ मशलें रोशन थी, वरना शायद उन गारों में दिन के वक्त भी तारीकी ही रहती होगी। मुझे यहाँ लाने के बाद एक दीवार के करीब ले जाया गया। दीवार में कड़े गड़े हुए थे और उनमें रस्सियाँ नज़र आ रही थीं। मेरे दोनों हाथ कड़ों में पड़ी हुई रस्सियों से बांधकर मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया गया। मुझे यहाँ लाने वाली औरत, जो शक्ल सूरत से काफ़ी खौनख्वार नज़र आ रही थी, तीखी निगाहों से मुझे घूरने लगी और फिर उसने सर्द लहजे में कहा, सुनो हुकूमत के जासूस कुत्ते, इन इलाकों में तुमने दाखिल होकर बड़ी जुर्रतमंदी का सबूत दिया है, लेकिन अब तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकोगे। ज़िंदगी की एक ही सूरत है कि तुम हमें सब कुछ तफसील से बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए थे और तुम्हें किसकी तलाश थी और तुम्हारे मददगार कौन कौन हैं और कौन कौन से इलाकों में फैले हुए हैं। अगर हमें ये तफसीलात मालूम हो गई और तुम्हारी निशानदही पर हम उन तमाम जासूसों को ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो यूँ समझ लो कि तुम्हें ज़िंदगी दी जा सकती है, लेकिन एक कैदी की हैसियत से। हैरत की बात है कि ना मैं हुकूमत का जासूस हूँ और ना मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। तो मेरे बारे में जिस तरह चाहो तस्दीक कर सकती हो। मैं यहाँ एक मकसद के तहत आया था और मुझे शील्ड स्टोन में दाखिल होना था। क्यों? औरत ने गुराए हुए लहजे में पूछा। वो शख्स अकब में उसके पीछे खड़ा हुआ था, जिसकी मरम्मत मेरे हाथों ठीक ठाक तरीके से हो गई थी और जिसका चेहरा अब भी ज़ख्मी था। बस उसने खून साफ करके उस पर एक पट्टी कस ली थी। इस सिलसिले में मैं शायद तुम्हें ज़्यादा तफसीलात ना बता सकूं। बस यहाँ एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी और यूँ समझो कि उस तरफ का रुख मैंने उसी की तलाश में किया था। कौन था वो? औरत ने सवाल किया और मैंने मतलूबा नाम बेहालते मजबूर उसके सामने दोहरा दिया। ज़ाहिर है कि इस वक्त ज़ुबान बंद रखने का मतलब था मौत, लेकिन ये नाम मेरी ज़ुबान से सुनकर औरत चौंक पड़ी। उसने अपने अक्ल में खड़े हुए शख्स को देखा। दोनों की निगाहें मिली और वह शख्स गुर्राए हुए लहजे में बोला, बकवास करता है ये, बिल्कुल बकवास नहीं दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ और इस सिलसिले में तुम जिस तरह चाहो तस्दीक कर सकते हो। अगर मेरी बात गलत निकल आए तो जो सज़ा तुम दोगे मुझे कबूल होगी, लेकिन तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? शील्ड स्टोन में दाखिल होकर डैन गार्बो के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। और मैंने बेखौफी से जवाब दिया। अब ज़ाहिर है कि इस मुसीबत में यहाँ फंसा था, चुनाचा फजूल बातों ने कुछ न कुछ हासिल होता किसी की अम्मा पर। जवाब में मैंने उन लोगों के बारे में भी तफसीलात बता दी और अब औरत के चेहरे के नकूश हैरत में तब्दील होने लगे थे। तुम्हारा नाम क्या है? ज़म्बूका। क्या? और वह हैरत ज़दा अंदाज में कई कदम पीछे हट गई। ओह नो नो, ये कैसे हो सकता है? ज़म्बूका? ज़म्बूका तो किसी और ही रास्ते से आने वाला था। मैं उसी रास्ते से इस तरफ आ रहा था, लेकिन तुम इस बारे में क्या जानती हो? आगे कहो, आगे कहो। मेरी लैंडरो जहाज़ के गोलियों से चलाकर तबाह कर दी गई और उसके बाद मैं बमुश्किल जान बचाकर यहाँ तक पहुँच सका और तुम्हें उससे मिलना था। औरत के मुंह से एक सिसकी सी निकली। हाँ मैडम टोरीसा, क्या ये वही नाम नहीं है जिसके बारे में हमें तफसीलात बताई गई थी? करीब खड़े हुए शख्स ने कहा। 100% वही ज़म्बूका। ज़म्बूका, हाँ यही नाम तो हमें बताया गया था। वो डॉग
और हमें ये वही शख्स ना हो, औरत ने कहा और फिर आहिस्ता से बोली, शील्ड स्टोन में तुम डैन गार्बो के खिलाफ क्या अमल करना चाहते थे? चौंका, अब मैं तुम लोगों के कब्जे में आ चुका हूँ और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि तुम्हारे चुंगल से आसानी से निकलना मुमकिन नहीं। चुनाचा ये बात बताने में आर नहीं महसूस करता कि मुझे एक दस्तावेज़ की तलाश थी जो डीन गार्बो ने किसी बुत में महफूज कर दी। डीन गार्बो ने, औरत ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। डीन गार्बो ने नहीं, बल्कि एक एजेंट ने जो वहाँ फंस गया था और दस्तावेज़ हासिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो उसे वहाँ से ना ला सका और उसने वो दस्तावेज़ मुजस्मों के दरमियान छुपा दी। ये बात किसी और को नहीं मालूम। 100%। ओ माई गॉड, फिर तो वाकई तुम्हारे साथ सख्त ज्यादती हो गई। क्यों? इसलिए कि मैं उस शख्स की बेवा हूँ जिससे मिलने के लिए तुम यहाँ आए थे। क्या मतलब? क्या वो हलाक हो गया? हाँ, अब से 3 रोज़ कबल उसे हलाक कर दिया गया और ये सब कुछ सरकारी कुत्तों ने किया है। मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ मैं, और मैं नहीं जानती थी कि मैं अब तुमसे माफ़ी मांगने में हक बजारम हूँ। डाग, उसके हाथ खोलो। उस शख्स ने आगे बढ़कर जल्दी से मेरा हाथ कड़ों से निकाल दिए और मैं अपनी कलाइयाँ मसलने लगा। मगर तुमने, वाकई तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, तुम्हें मजबूरन ही रास्ता तब्दील करना पड़ा होगा। हम तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। ये मेरा साथी और मेरे शोहर का भाई एलन डाग है। इसने कसम खाई है कि वह अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेगा। हम सब जोशो इंतकाम से दीवाने हो रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारे दोस्त हो मिस्टर ज़ैम्बोका। हम वाकई तुमसे माफ़ी चाहते हैं। अब ये सब कुछ चौंका गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जहाँ तक आना चाहता था वहाँ पहुँच गया, इसलिए माफ़ी वगैरह का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पुरजोश हूँ कि मुझे आप लोगों तक पहुँचना नसीब हुआ। उसके बाद यहाँ की सूरत हाल तब्दील हो गई। उन्होंने मुझे इस गार से मुल्हिक दूसरे गार में ले जाकर आराम से बिठाया और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगे। मुझे जैसे किसी शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जिसे आने वाले किसी लम्हे की कोई खबर ना हो। वैसे तो ये बात सभी पर सादक आती है कि किसी भी शख्स का मुस्तकबल का हाल नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल आप एक रास्ता इख्तियार करते हैं और आपके सामने एक मंजिल होती है। आप इस बात का यकीन रखते हैं कि जल्द या बदेर या छोटे मोटे हादसे से गुजरने के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो शख्स जिसके सामने ना कोई ख़ास मंजिल, उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद, बस वो आने वाले हर लम्हे के हाथों में फुटबात बना रहता है और अपने बारे में क्या सोच सकता है। मैं जिन मराहलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा था, जल्दी या ज़बरदस्ती पहुँचाया गया था, मुसीबतों में गिरफ़्तार हुआ था, और ये सब कुछ इस अंदाज में हो रहा है। एक लम्हे के लिए भी वो नहीं कर सका था जो मेरे अपने जहन में था। चुनाचा अब इस अंदाज में पहुँचा था और मेरे आगे शील्ड स्टोन था। बताया गया था कि ये लोग मेरे रहनुमा होंगे, लेकिन असल शख्स जिसकी निशानदही मुझे की गई थी मारा जा चुका था और मैं उन लोगों की रहमो करम पर था जो डीन गार्बो से इंतकाम लेने के ख्वाहिशमंद थे। ये था इसके आगे के इस सिलसिले में तकदीर कौन कौन से गुलदस्ते लिए मेरी राह में खड़ी होगी। तकदीर के ये गुलदस्ते अब मेरी आदत बन चुके थे और इन तोहफ़ों का वसूल करने का हौसला पैदा हो गया था। ज़िंदगी के सुबह हंगामों के साथ तलु होती और शाम हंगामों में ख़त्म हो जाती। अगर रात को भी ज़हन को मसरूफ़ रखा जाए तो उससे ज़्यादा अहमकाना बात और कौन सी हो सकती है। फुर्सत के जो भी लम्हात मिलें उन्हें अपनी मलकियत समझकर उनसे पूरा इस्तेफ़ादा करना चाहिए। चुनाचा मुझे उस गार में तनहा छोड़ दिया गया और उस मकसद के तहत मैं आराम करूं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी कि उन उलझनों में अपने दिमाग को खपाता। उलझनों का आगाज़ तो सुबह की रोशनी के साथ हो जाता है। कम अज़ कम सुबह की रोशनी तक के लिए अपने ज़हन को साफ रखा जाए। खाने पीने की जो अशिया मुझ तक पहुँचाई गई वो नफासत की हामिल थीं। गोया ये लोग अपने हुलियों से वैशी मालूम होते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात तो मैं भी जानता था कि वो वैश्यल नस्ल नहीं हैं, बल्कि अपने मुद्दा के लिए उन्होंने वहशत खेज़ी अख्तियार की है। वो शख्स जिससे मुलाकात के लिए मुझे भेजा गया था और जिसके सुपुर्द ये जिम्मेदारी थी कि वो मुझे शील्ड स्टोन तक पहुंचाए, मारा जा चुका था और उसकी बीवी ऐश की बांसुरी बजा रही थी। जहन न जाने कब तक ऐसी ही अहमकाना बातों में भटकता रहा और जो चीज़ें मेरे सामने आईं वो मेरे मैदे में उतरती रहीं। ख्यालात की रो में भटक कर गालबन ज़रूरत से ज़्यादा खा गया और फिर जब प्लेटों की सफाई होगी तो एहसास हुआ कि वो चीज़ें जो अपने मैं मैदे में उतार चुका हूँ मिकदार में बहुत ज़्यादा थीं। तब मैदे में गिरानी का एहसास हुआ। बहरतौर मैं तो एहसास से दूर ही रहना चाहता था, अलबत्ता मदूद मुसलसल एहसासात का शिकार रहा और रात को बेख्वाबी की सी कफ़ियत रही, मगर रफ्ता रफ्ता नींद के आगोश में पहुँच गया। सुबह को गारों की पथरीली दीवारें निगाहों के सामने आईं तो दिल ही दिल में
लाहौल वला पड़ी, काश कोई ऐसी सुबह भी होती जब मैं कोई ऐसा हसीन मंजर देखता जिससे ये एहसास होता कि अब मैं मौत की इन हौलनाक वादियों से निकल आया हूँ और ज़िंदगी के जदीद रास्तों पर गामज़न हूँ। लेकिन वो सूरज शायद हमेशा के लिए मगरब में ग़ुरूब हो गया था, जो मेरी तकदीर में रोशनियाँ तुलू करने का बाइस बनता। देर तक किसी हसरत नसीब की तरह गार में पथरीली दीवारों को तकता रहा और उसके बाद एक ठंडी सांस लेकर उठ बैठा। थोड़ी सी चहलकदमी करता रहा और फिर एक भद्दी सूरत के मनहूस आदमी का दीदार हुआ, जिसने मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी से फरागत का रास्ता दिखाने की पेशकश की। और मैं सोचने लगा कि सुबह का आगाज़ इस मकरूह सूरत से हुआ है, इसकी शाम कैसी होगी। मगर जाना तो था ही। और उसके साथ चल पड़ा और उसने मुझे वो जगह दिखा दी जहाँ ज़िंदगी के ना रुकने वाले मामूलात से निमटना पड़ता है। मैं थोड़ी देर के बाद वापस अपने गार में पहुँच गया और अभी अंदर दाखिल हुआ ही था कि फिर दो आदमी आ गए। उन्होंने बताया कि मुझे नाश्ते के लिए तलब किया गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन वैश्यों में महज़ब ज़िंदगी के आसार भी पाए जाते हैं। जिस जगह मैं पहुंचा वहां लकड़ी की एक भद्दी सी मेज़ पड़ी हुई थी। वो उस मेज़ के पीछे पड़ी हुई रस्सियों में से एक पुर मैडम टोरेसा, हाँ यही नाम लिया गया था, उस वैश्य बिल्ली का जो औरत से ज़्यादा बिल्ली महसूस होती थी, और उस कुत्ते का जिसका नाम असल में एलन डॉग था। दीदार के दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था और मेज़ पर खानों की काबें ढकी हुई रखी थीं। दोनों ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया और मैं कुर्सी पर बैठ गया। कौनख्वार बिल्ली अपनी आंखों में ज़माने भर की दिलकशी समेटकर मुझे देखने लगी। उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए कहा तो मैंने माजरत करते हुए कहा कि रात ही से तबीयत पर कुछ गिरानी है, इसलिए इनके साथ सिर्फ काफ़ी या चाय पीऊँगा, और उन्होंने मेरी बात तस्लीम कर ली। एलन खामोश था जबकि मैडम टोरेसा मुसलसल मुस्कुराहटें बखेर रही थी। मिस्टर ज़ैम्बुका, आप जब हम आपसे मुलाकात का तसव्वुर करते हैं तो यकीन कीजिए जहन में अजीबोगरीब तासर पैदा हो जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत और हम उससे इस अंदाज में मिले। हम तो बड़ी शिद्दत से आपके इस्तकबाल किए तैयार थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अब जो मुश्किलात राह में आ गई है वो आपको आसानी से अब तक नहीं पहुंचने देंगे। मेरा शोहर बहुत एहतियात से अपने तमाम काम अंजाम दे रहा था, लेकिन खुदा गारत करे उस डैन गार्बो को, जिसने एक अनोखी चाल चलकर मकामी हुकूमत को भी अपने साथ शामिल कर लिया। यकीनन आपके ज़हन में ये बात उलझी हुई होगी कि आखिरी मकामी हुकूमत जिसकी वजह से डैनी गार्बो ने शील्ड स्टोन के इलाके को बागियों का गढ़ बना लिया, डैन गार्बो से कैसे मिल गई। तो इस सिलसिले में आप ही नहीं बल्कि हर शख्स हैरान है कि आखिर डैन गार्बो ने वो कौन सी चाल चली जिससे मकामी हुकूमत उसके हाथों ब्लैकमेल होने लगी। और मैं उसे ब्लैकमेलिंग ही करार दूंगी, क्योंकि हुकूमत का रवैया कुछ इसी किस्म का है जैसे वो डैन गार्बो से नफरत तो करती हो, लेकिन उसके खिलाफ किसी इक़दाम से गुरेज भी कर रही हो। हम इस बात का पता चलाने में नाकाम रहे कि हुकूमत किस लचक का सबब या वजह क्या है, लेकिन उसके अंजाम देने के बावजूद हमें अपने काम में कोई पसो पेश नहीं। और मिस्टर ज़ैम्बुका, जिस मकसद के लिए मेरे शोहर ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, उसकी तकमील के लिए आप हमारे साथ शामिल हुए, चुनाचा हमारा हर तावन आपके साथ है। एलन डॉग ने मेज़ पर ज़ोरदार घौंसा मारते हुए कहा, और मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने भाई का इंतकाम लेना। मैं उस कुत्ते को अपने दांतों से चबा जाऊंगा। मैंने चौंक कर एलन डॉग की तरफ देखा। कुत्ते तो कुत्तों से लड़ते ही रहते हैं। वो अपने नाम की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। यूँ लगता था जैसे मैडम टोरेसा को उस बेवकूफ़ आदमी को कोई हैसियत ना देती हो। ना तो वो उसकी बातों पर तबसरे करती थी और ना ही उस पर कोई ख़ास तवज्जो देती थी। वो मेरी जन मतवज्जा रही। मैं काफ़ी के घूंट लेता रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने टोरेसा से पूछा, शील्ड स्टोन के लिए जो रास्ते जाते हैं, हम उनके इस सिलसिले में क्या करेंगे। कुछ नहीं, शील्ड स्टोन का रास्ता भी इतना दुश्वार गुजार नहीं रहा। दरअसल बाज़ काम खुद ब खुद हो जाते हैं। हुकूमत ने ऐसे रास्तों पर पहरे बैठाए हैं जिनसे आम लोग गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसी सूरत पेश आ जाती है तो कुछ नए रास्ते खुद ब खुद दरियाफ़त हो जाते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है। एलन डॉग ने ऐसे रास्ते दरियाफ़त किए हैं जो मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन उनसे गुजरकर बहरतौर हम शील्ड स्टोन तक पहुंच सकते हैं, और उसमें दाखिल होने के बाद हमें डैन गार्बो की रिहाइशगाह तक रसाई हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। शील्ड स्टोन तक जाने वाले रास्तों के बारे में क्या फ़ैसला किया है, मैंने सवाल किया। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। हमने ऐसी छोटी छोटी सुरंगें बना ली हैं जिनसे ऐसी जगहों पर आम निगाह से महफूज रह सकें जो खुली हुई हों। बाकी रहें वो जगहें जो घने जंगल और ऐसी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो उन पर निगाह रखने की ज़रूरत नहीं महसूस की,
और वहाँ हम अपना ये सफ़र बआसानी जारी रख सकेंगे। और शील्ड स्टोन तक इस सफ़र का असल रकबा क्या है? मेरा मतलब यह है कि उसकी तवारत कितनी है। यहाँ से तकरीबन 6 मील का फासला तय करना होगा और उसके बाद हम उस बस्ती में दाखिल हो जाएंगे जो डैन गार्बो की बस्ती है। उसके लिए सिर्फ आपका इंतज़ार है मिस्टर ज़ैम्बुका, क्योंकि जिन लोगों ने आपको तमाम सुधारियों के साथ भेजा है वही इस बात की सही निशानदही कर सकते हैं कि वह दस्तावेज़ कहाँ महफूज हैं। गार्बन अब डैन गार्बो भी उनके बारे में सही तौर पर नहीं जानता और उसने रब्तो ज़ब्तो सिर्फ इसलिए बढ़ाया है कि अब दस्तावेज़ तो उसके हाथ से मिल ही गई हैं और हुकूमत में शमूलियत करके कम से कम आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी ही बचा ले। वो बहुत चालाक इंसान है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैडम टेरेसा ने कहा, और मैं खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। मैं अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम मैंने नहीं पेश किया, वो खुद ही शील्ड स्टोन तक के लिए प्रोग्राम बनाते रहे और मैं उन पर आमादगी का इजहार करता रहा। कैसे कहता उन गधों से कि वही शख्सियत है, कुछ और है। एलन डॉग इस सिलसिले में बहुत पुरजोश था और उसने मंसूबों की तफसीर मुझे बताई और बाद जगह मैंने उससे भी इत्तफाक किया था। उसने कहा कि 6 और 7 मील के सफ़र को हम बहुत आहिस्तगी से तय करेंगे। हमारे साथ काफ़ी अफराद होंगे, ये सब के सब पूरी तरह मसला हैं और मैं उन रास्तों और इन बस्ती में डैन गार्बो की रिहाइशगाह तक पहुंचने के लिए बड़े जामे और मुकम्मल नक्शे तैयार किए हैं। उनकी मदद से हम अपना एक इंच का सफ़र अपने बेहतरीन दफा के साथ कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि रास्ते में हमें हुकूमत के आदमी ना देखने पाएँ और उसके लिए मैंने एक और तरीके का दरख्त किया है। वो क्या? वो ये कि हम दिन की रोशनी में बाहर का सफ़र करेंगे और रात की तारीकी में सुरंगों का। तुम्हारे इस मंसूबे पर ना मुझे कोई एतराज़ है एलन डॉग, और ना ही मेरा ख्याल है कि होगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो हम लोगों के सुपुर्द है कि मिस्टर ज़ैम्बुका को बेहिफाजत शील्ड स्टोन तक पहुंचा दिया जाए। अब ये आगे मिस्टर ज़ैम्बुका का काम शुरू होगा कि वो किस तरह उस दस्तावेज़ को हासिल के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ करें। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग इस दौरान डैन गार्बो के आदमियों को अपने आप में उलझाए रखें ताकि ज़ैम्बुका को अपने तरीक़ेकार करने का बेहतरीन मौका फराहम हो सके, मैडम टेरेसा ने कहा। मैं उस गुफ्तगू को गौर से सुन रहा था। मुझे जो इतलात फराहम की गई उनके तहत ये बात सिर्फ मेरे इल्म में थी कि उस एजेंट ने जिसे पहले डैन गार्बो के सिलसिले में मसरूफ़ अमल किया गया था, दस्तावेज़ किस संगी मुजस्मे में छुपा दी, और यकीनन डार गार्बो का बुत कदा तलाश करना मुश्किल काम ना होगा। गोया मेरे काम का आगाज़ उसी वक्त होता था जब मुझे बेहिफाजत डैन गार्बो की रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया जाए, और ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी। मैंने ये सब कुछ ज़हन से कबूल तो कर ही लिया था, अब बाकी काम उन लोगों का था। सलाह मशवरे में कोई हर्ज भी नहीं था और मुझे हाँ या हूँ ही करना पड़ता। ये सारा मसला उसी दिन में तय हो गया। एलन डॉग और मैडम टेरेसा इस सिलसिले में बहुत पुरजोश थे। दर हकीकत मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनके अपने कौन से मफादात इस सिलसिले में कार फरमा है और क्यों इतनी पारमर्दगी से डैन गार्बो के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और ना ही मैंने ये जानने की ज़रूरत महसूस की। मेरे ज़हन से अब ये तजस्सुस तकरीबन ख़त्म हो गया था, बस एक मशीनी अमल मेरे वजूद में ज़िंदा रह गया था। एलन डॉग और टेरेसा गालिबन सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। अलबत्ता रात के खाने पर मुझे बुलाया गया तो एलन डॉग मौजूद नहीं था और टेरेसा ने खाने के उस गार में मेरा इस्तकबाल किया जिसमें सुबह नाश्ते पर बुलाया गया था। मैडम टेरेसा शायद मुझसे कुछ और गुफ्तगू करना चाहती थी। मैडम टेरेसा मेरी ज़ियाफ़त करती रहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर ज़ैम्बुका, आपके बारे में जो पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हैं बिलाशुबा अजीबो गरीब नोयत की हामिल हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी आपसे मिलना चाहती थी। मेरा ख्याल है कि हम ज़ाती तौर पर ही मिल रहे हैं। हाँ, जब मेरा शोहर जिंदा था तो मैं समझती थी कि सारे मामलात उसी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अब वक़्त ने लातादाद ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर डाल दी। आप एक बात बताइए, क्या मैं इस काबिल हूँ कि सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँ? कतई नहीं। मैंने वही कहा जो वह मुझसे कहलवाना चाहती थी। भला मुझे क्या गर्ज पड़ी थी कि किसी से कोई इख्तलाफ करता जब तक मेरी जान पर ना बन पड़े, लेकिन ये इकरार भी जान पर ही बन गया, क्योंकि मेरे इस जवाब से मैडम टेरेसा बहुत खुश हो गई। उसने पुरमसरत अंदाज में अपनी कलाई मेरे हाथ में लेते हुए कहा, मिस्टर ज़ैम्बुका, मैं ज़िंदगी की लताफ़तों से बहुत दूर रही हूँ और मैंने ज़िंदगी को एक ही रंग में देखा है। ज़िंदगी का तो एक ही रंग टेरेसा। और मैंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, मुझे तुमसे इख्तिलाफ है। इंसान बाज़ औक़ात अपनी मजबूरियों के हाथों अपनी असल शख्सियत से दूर हट जाता है। अब मुझे देखो, और मैंने ज़िंदगी में शायरी की, अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा, उनकी नज़मों और गज़लों पर गौर किया, लेकिन मुझे क्या दिया गया? और ये जंगो वजदल, ये खून रेज़ी और
ठीक है, मैंने अपनी कलाई इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा और वह मुस्कुराने लगी। मैं आपसे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहती हूँ और उसके लिए आज हमारी निशस्त रहेगी। मेरे आसान खता हो गए, ये निशस्त सिर्फ निशस्त ही होगी या? और मैंने सोचा लेकिन तकदीर का लिखा हुआ होकर ही रहता है। निशस्त सिर्फ निशस्त ना रही बल्कि ये निशस्त एक तवील निशस्त साबित हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि एलन डाग रास्ते हमवार करने गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि रास्ते खुद ब खुद मैडम टेरेसा ने हमवार किए और मुझ जैसे मजबूर आदमी से फ़ायदा उठाया। हाँ, अब मैं उसे यही अल्फाज दूंगा, मेरी अपनी मर्ज़ी और मेरे अपने तसव्वुरात शायद अब हमेशा के लिए सूरज की तरह गुरूब हो गए हैं और मुझे दूसरों की मर्ज़ी ही के मुताबिक अमल करना पड़ता है। चुनाचा मुझसे बहुत से मशवरे लिए गए और मैं बेहाल से मजबूरी ये मशवरे देता रहा। रात के न जाने कौन से पहर सोना नसीब हुआ था। दूसरी सुबह एलन डाग ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। इस सफ़र का आगाज़ हो गया जिसके सिलसिले में ना मुझे कोई दिलचस्पी थी और ना मेरे दिल में कोई उमंग। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था कि जिन रास्तों पर मैं सफ़र कर रहा हूँ मैं ज़िंदा सलामत डैन गार्बो तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। लेकिन शुक्र था कि इस हौलनाक सफ़र में मेरे तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कुछ ना किया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ तो एलन डाग भी कर रहा था, क्योंकि वो दोनों ये बात जानते थे कि दस्तावेज़ सिर्फ मेरे ज़रिए हासिल हो सकती हैं। न जाने इस ख्याल के उन जहन में बैठ जाने की वजह क्या थी। इस बारे में किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया और सफ़र का तरीक़ेकार वही था। फिर भी बहुत ही ख़तरनाक सफ़र था। अलबत्ता मैडम टेरेसा रात की तारीकी में आराम करते हुए यही कोशिश करती थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कुर्बत हासिल हो सके। सारे ही मामूलात यकसा थे और ज़िंदगी के बारे में अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं एक ही नज़रिए का प्रचार करता, यानी ये कि सफ़र हंगामे और एक औरत, बस इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ और रह ही नहीं गया था। कोई तो ऐसी बात होती जिससे मैं भी अपने आप को आम इंसान में तस्वर कर सकता। लेकिन साहब कहाँ वो लम्हा ना जाने कौन सा था या वो दुआ कौन सी थी जो मैंने अपने लिए मांगी थी कि मुझ पर ये तमाम मुसीबतें नाज़िल हो गईं। अब तो माजी के किसी तस्वर के बारे में सोचकर खुद ही कोई शर्मिंदगी होती थी। माजी उन लोगों का होता है जिनका हाल हो या कोई मुस्तकबल। मेरी ज़िंदगी से ये तीनों चीज़ें गुम हो गई थी।